दोस्तों कल्पना कीजिए मोहल्ले में एक ऐसे दादा की जिसके पास सबसे आधुनिक बंदूकें हैं, जो हर घर की लड़ाई में टांग अड़ाता है और फिर मोहल्ले में शांति के नाम पर सुरक्षा कवच बेचता है। वर्तमान समय में अमेरिका की वैश्विक छवि कुछ ऐसी ही है। कुछ लोग उसे लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं तो कुछ आधुनिक साम्राज्यवादी। 2025-26 में वेनेजुएला, इराक, ईरान, सीरिया आदि में अमेरिका की सक्रियता यह स्पष्ट करती है कि व्हाइट हाउस की मेज पर रखा हुआ नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं है, यह व्यापार और वाणिज्य की बिसात है। आइए आज हम समझते हैं क्यों अंकल सैम की बंदूक शांत नहीं रहती, इसके पीछे का असली खेला क्या है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अमेरिका द्वारा 2025-26 में किन किन देशों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाइयां की गई, अमेरिका ने इनके पीछे अपना क्या तर्क दिया, इनके पीछे वास्तविक रीजन क्या था, इसने वैश्विक राजनीति को कैसे बदला है और भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया है। इन सब मुद्दों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। केवल आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, यह टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं अमेरिका ने 2025-26 में किन किन देशों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की और इनके पीछे अपना क्या तर्क दिया। तो आपने हाल ही में सुना होगा जनवरी 2026 में अमेरिका द्वारा साउथ अमेरिका के एक देश वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की गई। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी धर्मपत्नी को अमेरिका द्वारा उठवा लिया गया और अमेरिका ने यहाँ पर तर्क दिया कि वेनेजुएला द्वारा अमेरिका में नारकोटिक्स गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। नार्को आतंकवाद को खत्म करना और वेनेजुएला में लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा उद्देश्य था। 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की और यहाँ पर तर्क दिया कि परमाणु हथियारों के निर्माण को रोकना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि परमाणु हथियार वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं। 2025 में ही लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन के पास एक देश है यमन, यहाँ पर अमेरिका ने हाउथियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका का तर्क था कि हाउथी लोग जो लाल सागर और अदन की खाड़ी से होने वाला व्यापार है, इसमें रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर सैन्य अभियान किया है। और साथ ही इराक और नाइजीरिया पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की और इसके पीछे तर्क दिया कि जो ISI आतंकवादी संगठन हैं, उन संगठनों को यहाँ से खत्म करना अमेरिका का उद्देश्य था। यह तो अमेरिका ने इन सैन्य अभियानों के पीछे अपना तर्क दिया। अब हम समझते हैं आगे कि इन सैन्य अभियानों के पीछे वास्तविक कारण क्या था। यहां पर पहला अमेरिका का जो हित था वो था स्ट्रेटजिक। अमेरिका अपनी एक रेड लाइन तय करता है, वह है चीन, रूस और बाकी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि जो भी देश अमेरिका के हितों से टकराएगा इसका अंजाम बुरा होगा। कुल मिला के आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मोहल्ले के दादा द्वारा किसी एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई है ताकि बाकी लोगों में दहशत रहे। कुल मिलाकर अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पर दूसरे देशों को धमकाने का काम करता है। दूसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अमेरिका की घरेलू राजनीति में कुछ मुद्दे उठते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, एप्स्टीन फाइल। कुल मिलाकर अमेरिकी सरकार चाहती है इस प्रकार के सैन्य अभियान कर कर ऐसे मुद्दों को दबाना। तीसरा है ग्लोबल ट्रेड रूट्स। विश्व का 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। अमेरिका द्वारा यमन में की गई कार्रवाई इस बात को स्पष्ट करती है कि अमेरिका चाहता है सुएज नहर, लाल सागर, गल्फ ऑफ अदन में होने वाला व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, ताकि तेल की कीमत स्थिर रहे और इन खाड़ी देशों में अमेरिका का वर्चस्व बना रहे, साथ में डॉलर का वर्चस्व भी बना रहे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों यह कड़वा सच है कि युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था का द्वितीय विश्व युद्ध से ही एक बड़ा आधार रहा है। अमेरिकी कंपनियां नए नए युद्ध हथियारों को बनाती हैं और इन सैन्य अभियानों के माध्यम से यह कंपनियां इन युद्ध हथियारों का लाइव परीक्षण करना चाहती हैं और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाती हैं। इन हथियारों को देखकर दुनिया के देश प्रभावित होते हैं और नई नई अमेरिका से रक्षा डील करते हैं। और अलायंस मैनेजमेंट। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी जो देश हैं, जैसे नाटो, जापान, खाड़ी देश, इन देशों में उसका वर्चस्व हमेशा बना रहे, वह अमेरिका की सुरक्षा पर हमेशा भरोसा करें। यह तो अमेरिका के तर्क हमने देख लिए और साथ में अमेरिका के रियल इससे क्या प्रॉफिट थे।
अब हम समझते हैं कि इन मुद्दों ने वैश्विक राजनीति को कैसे परिवर्तित किया है। दोस्तों, अमेरिका की इन सैन्य कार्रवाइयों ने वैश्विक राजनीति का बुनियादी ढांचा ही बदल दिया है। अब दुनिया उस दौर में पहुंचती जा रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम यहाँ पर समझते हैं कैसे ग्लोबल राजनीति चेंज हुई है। सबसे पहले है क्राइसिस ऑन द रिलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इन सैन्य अभियानों ने यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोगों का यूनाइटेड नेशन पर भरोसा उठ गया है। अब दुनिया के देश शक्तिशाली संगठनों से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नाटो, ब्रिक्स आदि से। द राइज ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इन युद्धों ने दुनिया को बहुपक्षीय ध्रुवों में बांट दिया है। अमेरिका के इन सैन्य अभियानों ने रूस और चीन को एक साथ आने का मौका दिया है। चाइना अपने आप को अमेरिका के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। अब दुनिया दो गुटों में बढ़ती दिख रही है, एक तरफ पश्चिमी देश और दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ खड़े हो रहे देश। चैलेंजेस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। अब दुनिया के देश अपना व्यापार डॉलर में नहीं करना चाहते, डॉलर से अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। दुनिया के सारे देश स्थानीय करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अमेरिका पर वित्तीय निर्भरता कम हो सके। डिपेंडिंग न्यूक्लियर क्राइसिस। अमेरिका द्वारा नाभिकीय ठिकानों पर किए गए हमलों से दुनिया के देश सतर्क हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि यदि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो अमेरिका हम पर कभी भी हमला कर सकता है। इससे नाभिकीय हथियारों को बनाने की नई होड़ प्रारंभ हो गई है। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। इन सैन्य अभियानों ने विश्व को एक बार फिर से नए शीत युद्ध की तरफ ढकेल दिया है। सेंस ऑफ अ इनसिक्योरिटी इन इंटरनेशनल ऑर्डर। इन अभियानों ने विश्व के देशों में एक असुरक्षा पैदा कर दी है। अब दुनिया के देश अपनी घरेलू सरकार को बचाने में और साथ में खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देशों का कूटनीति से भरोसा उठा है। इस प्रकार इन अभियानों ने वैश्विक राजनीति को परिवर्तित किया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन अभियानों से भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया है। भारत के साथ एक नई समस्या है, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, क्योंकि हमारे हित अमेरिका से भी जुड़े हैं और उसके विरोधी देशों से भी। तो यहां पर हम समझते हैं क्या क्या भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया है। द चैलेंजेस ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट। भारत अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक डील करता है, लेकिन रूस हमारा सबसे पुराना रक्षात्मक साझेदार है। ईरान के साथ हम चाबहार बंदरगाह परियोजना को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब है भारत के हित सभी देशों से जुड़े हुए हैं। तो भारत किसी एक पक्ष के साथ ना जाकर सभी देशों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत एंड शिफ्ट इन डिफेंस पॉलिसी। भारत अपनी रक्षात्मक जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिकी कंपनियों से भारत कई प्रकार के रक्षात्मक उपकरण खरीदता है, लेकिन इन अभियानों के बाद भारत इन उपकरणों के खरीदने के साथ साथ अमेरिका से टेक्नोलॉजी को भी भारत लाना चाहता है ताकि भारत में ही इन रक्षात्मक उपकरणों का निर्माण हो सके। राइज एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। विकासशील देश एक ऐसे देश को तलाशना चाह रहे हैं जो उनका नेता बन सके और वैश्विक मंच पर उनकी आवाज उठा सके, और भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत वैश्विक मंचों पर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि विवादों का हल युद्धों से नहीं होगा, विवादों का हल कूटनीति और बैठकर किया जा सकता है। द राइजिंग चाइना थ्रेड एंड क्वाड। अमेरिका के इन अभियानों ने चीन को हिंद महासागर में और बढ़ने का मौका दिया है। भारत चीन के वर्चस्व को हिंद महासागर में रोकने के लिए क्वाड देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहता। एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल प्राइसेस। यमन जैसे देशों में की गई कार्रवाइयों से भारत में तेल का रेट बढ़ा है,
जिससे भारत ने अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ संबंधों को मजबूत किया है और भारत अब रूस से भी तेल का इंपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया है। अंत में दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि वैश्विक राजनीति एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां शक्तिशाली देश चाल चलते हैं और बाकी देश इसके परिणाम को भुगतते हैं। अमेरिका की सैन्य कार्यवाही और उनके हथियार के व्यापार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शांति सिर्फ बारूद के ढेर पर टिकी है। भारत जैसे देश के साथ केवल यह समस्या नहीं है कि हम किस देश का साथ दें, समस्या यह है कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी देश हमें अपने पक्ष में आने के लिए मजबूर न कर सके। तो वर्तमान समय महाशक्तियों के पीछे चलने का नहीं, खुद शक्ति बनने का है। जय हिंद, जय भारत।